Hello, once again. We are starting with the next chapter, chapter number 10 of your macro, that is foreign exchange. ये चैप्टर में हम समझेंगे कि एक्सचेंज रेट मतलब जब एक करेंसी दूसरे करेंसी के बदले में एक्सचेंज की जाती है वो कैसे डिसाइड होता है, कौन से सिस्टम्स चल रहे हैं और ये एक्सचेंज मार्केट के क्या फंक्शंस हैं और कितने तरह के एक्सचेंज मार्केट होते हैं। ये चैप्टर के वेटेज की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता इसमें से 3 से 4 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन आ सकता है। एट द मोस्ट दिस कैन कम फॉर 3 to 4 मार्क्स। जनरली इस चैप्टर में से 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अब बेटा एक्सचेंज रेट होता क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। अगर मैं बोलूं $1 इक्वल्स टू ₹84, मतलब $1 खरीदने के लिए आपको 84 रुपए की जरूरत पड़ेगी। ये होता है एक्सचेंज रेट। जब एक करेंसी को आप दूसरी करेंसी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो तो उसे कहा जाता है एक्सचेंज रेट। इट रेफर्स टू द रेट एट विच नंबर ऑफ यूनिट्स, यस हटा लो यार, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी, मतलब रुपए की नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी आर एक्सचेंज फॉर 1 यूनिट ऑफ अनदर करेंसी। मतलब $1, $1 खरीदने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, जब ये डिसाइड किया जाता है तो उसे बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। द रेट at which one currency is exchanged for another currency या number of units of one currency are exchanged for 1 unit of another currency, that is basically known as exchange rate. Now coming on to next, that is exchange rate system. बहुत पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था, इसके नाम से ही समझ आता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वो होता है जहां पे रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स होता है। रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स होता है का क्या मतलब है, ये फिक्स किया जाएगा बाय गवर्नमेंट। आज की तारीख में कभी $1.77 बराबर है, कभी $1.80 बराबर है, कभी 83 बराबर है, एंड सो ऑन, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। तो ये बात तो पक्की यार, अभी करंट सिनारियो में ये वाला एक्सचेंज रेट नहीं ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो वी आर ऑपरेटिंग विच एक्सचेंज रेट, वी आर ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पहले चलता था जहां पर एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता था बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फिक्स करती थी कि भाई $1 $2 के बराबर होगा और ये फिक्स हो गया, फिर ये चेंज नहीं होगा। ओके, तो दिस एक्सचेंज रेट सिस्टम इज नो मोर प्रेवलेंट इन नाउ, लेकिन पहले तो चलता था। तो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री क्या है, कहां से ये सब स्टार्ट हुआ। उसमें पहला कैटेगरी ऑफ सिस्टम था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, या फिर इसे बोल सकते हैं मिंट पैरिटी, या फिर इसे मिंट पार वैल्यू भी बोला जाता है। ओके, दीज आर दी पर्यायवाची टू गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब देखो, मैंने जो तुम्हें बताया था ना, रिजर्व बैंक गोल्ड का रिजर्व रखती है और फॉरेन करेंसी के अलावा गोल्ड मिनिमम 115 करोड़ होना चाहिए। मतलब गोल्ड का क्या रेलेवेंस है तुमको अब यहीं से समझ आने लग जाएगा। मैंने तुम्हें उस चैप्टर में बताया भी था कि इवेंचुअली वील कम टू नो कि गोल्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, अब देखो यार, पहले के जमाने में आपकी करेंसी का रेट डिसाइड होता था बाय द गोल्ड कंटेंट इन योर करेंसी। मतलब अगर $1 में 4 ग्राम गोल्ड है और $1 में 2 ग्राम गोल्ड है, तो रेट कैसे डिसाइड हो जाएगा, $1 $2 बराबर है, क्योंकि $1 में 4 ग्राम गोल्ड है और $1 में 2 ग्राम गोल्ड है। तो $1 $2 के बराबर होगा। मतलब हर करेंसी का गोल्ड कंटेंट देखा जाता था और हर करेंसी के गोल्ड कंटेंट को कंपेयर किया जाता था दूसरी करेंसी के गोल्ड कंटेंट के साथ, और अकॉर्डिंगली रेट डिसाइड होता था। मतलब द बेसिस ऑफ कंपैरिजन वाज गोल्ड। गोल्ड वाज द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। नाउ इसका मीनिंग है अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जहां पर ईच एंड एवरी करेंसी was valued in terms of gold. Comparison of one currency with another meant comparison of gold content of one currency with another. इसे बोला जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ये बहुत पहले चलता था
उसके बाद इसका थोड़ा बेटर वर्जन आया, इम्प्रूव्ड वर्जन, ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज या फिर एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पेग का मतलब होता है इन रिलेशन टू। पेग का क्या मतलब है? इन रिलेशन टू। ओके, नाउ इस सिस्टम में थोड़े एडजस्टमेंट्स पॉसिबल थे एक्सचेंज रेट में, बट विद द परमिशन ऑफ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब यहाँ पर इन लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे इन लोगों ने बेस करेंसी बना दी यूएस डॉलर। ठीक है, आज की तारीख में भी अगर तुम बात करो तो यूएस डॉलर स्टिल एन इंटरनेशनल करेंसी। ठीक है, यहाँ पे आपको यूएस डॉलर को एक गोल्ड वैल्यू असाइन करनी थी। आपको यूएस डॉलर को क्या असाइन करना है? गोल्ड वैल्यू। ठीक है, अल्टीमेटली हर करेंसी का कंपैरिजन किया जाता था यूएस डॉलर से। हर करेंसी का कंपैरिजन विथ यूएस डॉलर अल्टीमेटली मेंट उस करेंसी के गोल्ड कंटेंट का कंपैरिजन करना। ओके, मतलब गोल्ड ही कंटिन्यू होता रहा। बेटा यार, जब यूएस डॉलर को आप गोल्ड वैल्यू असाइन कर दोगे और हर करेंसी को आप फिर कंपेयर किससे कर रहे हो? यूएस डॉलर से। यूएस डॉलर से अगर आप उसे कंपेयर कर रहे हो मतलब फिर से गोल्ड कंटेंट के साथ ही कंपेयर कर रहे हो आप। ओके, कि उस करेंसी में कितना गोल्ड कंटेंट है और यूएस डॉलर का गोल्ड कंटेंट क्या है। ओके, तो गोल्ड कंटिन्यूड टू बी द मीडियम ऑफ मेजरमेंट। फिर नया क्या है इस सिस्टम में? नया बस यही है कि इस रेट में कुछ एडजस्टमेंट्स पॉसिबल थे, इसलिए इसे बोला जाता है एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स पॉसिबल थे बट ओनली विद द परमिशन ऑफ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की परमिशन के साथ ही आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यार, आज की तारीख में जो एक्सचेंज सिस्टम चलता है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम नहीं है, वो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जहां पर रेट डिसाइड होता है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। रेट कैसे डिसाइड होगा इंटरनेशनल मार्केट में? बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बेटा रियल लाइफ में यही होता है। ओके, मतलब हमारी कंट्री की करेंसी तो इसी तरह से डिसाइड होती है। और $1 80 रुपीज का है, कभी 83 हो जाता है, 84 हो जाता है, फिर नीचे आ जाता है, 82 आ जाता है। ये पूरे टाइम फ्लक्चुएशन चलता रहता है। और किस बेसिस पे चलता है? जैसे शेयर मार्केट देखा है, शेयर मार्केट में पूरे टाइम फ्लक्चुएशन चलते हैं ना शेयर्स के रेट में। क्यों चलते हैं? चलते हैं बिकॉज ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज का डिमांड ज्यादा उसका रेट ज्यादा, जिस चीज का सप्लाई ज्यादा उसका रेट कम। ओके, अब इसको बेटा एक और नाम और सप्लाई बराबर होते हैं उसे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का एक और नाम है, दैट इज फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब बेटा डिसाइड कैसे होता है? ये ग्राफ की जगह तुम्हें देके रखी है, वो प्लीज मेरे साथ कंस्ट्रक्ट करो। बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग कौन सा कर्व होता है? डिमांड कर्व। और अपवर्ड स्लोपिंग कौन सा ग्राफ होता है? सप्लाई कर्व। वाई एक्सेस पे हम लेंगे एक्सचेंज रेट और एक्स एक्सिस पे लिया जाएगा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर। डिमांड और सप्लाई जहां बराबर होते हैं वो होता है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अचीव होगा एट पॉइंट ई, जहां पे ओपी एक्सचेंज रेट है और ओक्यू क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस। एग्जाम्पल में मैंने डिस्क्रिप्शन में माना है $1.70 बराबर है और एक्चुअल रेट अगर 75 है,
बेटा ये जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है ना, मतलब इक्विलिब्रियम को देखते हुए, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे $1.70 बराबर है ओपी वाले रेट पे, आपका इक्विलिब्रियम 70 पे आ जाना चाहिए था, बट एक्चुअल में अगर रेट चल रहा है ज्यादा, एक्चुअल में OP1 इज द रेट जहां पे $1 से फॉर एग्जाम्पल 75 के बराबर है। बेटा ये तुम्हें लिखना जरूरी नहीं है $1.70 बराबर है, $1.75 बराबर है, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर यहाँ पे 75 का रेट था और यहाँ पे 70 का रेट था, तुम सोचो यार, मतलब इक्विलिब्रियम तो 70 पे ही आ गया है, लेकिन मार्केट में रेट 75 चल रहा है, मतलब रेट जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। अगर रेट जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो कस्टमर्स खुश होंगे या सप्लायर्स खुश होंगे? ऑब्वियसली बेटा सप्लायर्स खुश होंगे, क्योंकि उनको ज्यादा प्राइस मिल रही है बेचने पर, उनको 75 का रेट मिल रहा है, जबकि आइडियली 70 का ही रेट होना चाहिए था। तो यू कैन सी इन दिस ग्राफ बेटा, ये जब P1 वाली जो मैंने लाइन बनाई है डॉटेड लाइन, ये तुम्हारे डिमांड कर्व पे इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, डिमांड कम है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके देखोगे तो, और यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तुमने तो यू कैन सी सप्लाई ज्यादा है। ये सिचुएशन एक्सेस सप्लाई की है। एज अ सप्लायर आई एम एंजॉइंग दिस सिचुएशन कि यार बढ़िया यार, मार्केट में रेट 75 चल रहा है, हालांकि 70 से ज्यादा का रेट होना नहीं चाहिए। तो एज अ सेलर आई सेल माई डॉलर्स इन दी मार्केट। ये जो एक्सेस सप्लाई होगा मार्केट में, सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइसेस फिर से गिरना शुरू हो जाएंगी, और प्राइसेस अगर गिरना शुरू हो जाएंगी तो डिमांड फिर से बढ़ने लग जाएगी। कैन यू सी दीज एरोस? प्राइस गिरेगी और डिमांड वापस बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने पे, हाँ अपन इधर से इधर जाएंगे ना, डिमांड बढ़ रही है, पहले OQ1 थी, अब OQ हो गई है, ठीक है, तो डिमांड बढ़ेगी तो हम शिफ्ट होंगे डाउनवर्ड्स, और हम अचीव करेंगे हमारा इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई। कहाँ अचीव करेंगे हम इक्विलिब्रियम? एट पॉइंट ई। अगर रियल में रिवर्स सिचुएशन है, इस एग्जाम्पल के हिसाब से आई हैव टेकन 65 एज ए रेट। देखो यार 70 रुपीज आइडियली रेट होना चाहिए था, बट रियल में जब मार्केट में देखने गए तो रेट चल रहा है OP2, रेट है एक्चुअल में 65। ना इमेजिन यार, कोई चीज 70 की होनी चाहिए, 70 की होनी चाहिए, और तुम्हें 65 में मिल रही है, तो एज अ कस्टमर तुम खुश हो जाओगे ना? एज अ सेलर तुम्हें नाराजगी रहेगी कि नहीं यार, ये तो 70 की वर्थ रखती है, मैं इसको 65 में नहीं बेच सकता या सकती। लेकिन एज अ कस्टमर इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन, राइट? वाई? क्योंकि आपको जो चीज 70 मिलती, यू नो, जो चीज 70 में मिलती, वो आपको 65 में ही मिल रही है, तो डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में। तो यू कैन सी हियर डिमांड ज्यादा है, यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करेंगे तो, और यहाँ पे देखो सप्लाई है कम। नाउ लिसन, दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। ये किस चीज की सिचुएशन है? दिस इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। ये जो एक्सेस डिमांड है उसकी वजह से इमेजिन नाउ प्राइसेस फिर बढ़ने लग गई हैं। प्राइसेस बढ़ेंगी, और प्राइसेस जैसे ही बढ़ेंगी सप्लायर फिर अपना सप्लाई बढ़ा लेगा, और हम फिर से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेंगे। दिस इज द वे वील अचीव इक्विलिब्रियम अगेन। ओके, तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन अगर आता है तो तुमको ये ग्राफ बनाना चाहिए, और उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें देकर रखा है, वो पूरा एक्सप्लेनेशन तुम्हें लिखना चाहिए। ओके, अब आते हैं बेटा एक्सट्रीम सिचुएशंस पर। अगर डिमांड बढ़ जाए, अगर डिमांड कम हो जाए, अगर सप्लाई बढ़ जाए, अगर सप्लाई कम हो जाए, तो फिर क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे इक्विलिब्रियम पर और एक्सचेंज रेट पर, वो हम देख रहे हैं। सबसे पहला, इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, एक है ना इंपॉर्टेंट चीज जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। बेटा जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सचेंज रेट लिखती हूँ, एक्सचेंज रेट है मतलब सीधी बात है यार, सिर्फ डॉलर के टर्म्स में चल रहा है। $1 का क्या रेट है?
और यहाँ पे भी जो डिमांड एंड सप्लाई है ना, हम यहाँ पे डॉलर को ही बेस बना रहे हैं, इट इज इन टर्म्स ऑफ डॉलर। ओके, तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये रुपए के टर्म्स में है, ये सब चीजें जो भी चल रही है सब डॉलर के टर्म्स में चल रही है। नाउ कमिंग ऑन टू दी फर्स्ट सिचुएशन बेटा, देखो ओरिजिनल ग्राफ तो जैसा बन रहा है वैसे ही बनेगा। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ओपी ओरिजिनल प्राइस, ओक्यू ओरिजिनल क्वांटिटी। अब अगर तुमको एक डिसइक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन दी जाती है, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड अगर बढ़ गई तो डिमांड कर्व शिफ्ट कहाँ होएगा, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट। डिमांड कर्व जैसे ही राइट की तरफ शिफ्ट होगा, सीधी बात है यार, डिमांड जब बढ़ती है तो राइटवर्ड शिफ्ट, 11वीं कक्षा का ज्ञान। ओके, राइटवर्ड शिफ्ट होएगा डिमांड कर्व, और अगर डिमांड कम होती है तो देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। सिमिलरली सप्लाई में भी होता था, अगर सप्लाई बढ़ जाता है तो राइटवर्ड शिफ्ट, और सप्लाई कम हो जाता है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। बेटा 12वीं कक्षा का ज्ञान नहीं है, 11वीं कक्षा का ज्ञान है। ओके, आई एम जस्ट रिपीटिंग व्हाट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन क्लास 11। ओके, नाउ बेटा यहां से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करते हैं। OP1 ओरिजिनल प्राइस, OQ1 ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, नाउ लिसन, आई विल जस्ट रिपीट, सी डिमांड कर्व D1 की तरफ शिफ्ट हुआ है, E1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम जहां पे नया वाला डिमांड कर्व और पुराना वाला सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बेटा सप्लाई को लेके हमको कुछ भी नहीं बोला गया, तो हम मानेंगे सप्लाई तो एज इट इज ए कांस्टेंट है। डिमांड जरूर बढ़ गई है तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। इवन नए इक्विलिब्रियम से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, तो प्राइस पहले से बढ़ गई है और क्वांटिटी भी पहले से बढ़ गई है। किसकी प्राइस बढ़ी है बेटा, डॉलर की प्राइस बढ़ी है। इफ आई एम सेइंग एक्सचेंज रेट बढ़ा है, मतलब डॉलर का रेट बढ़ा है यार। अगर डॉलर का रेट बढ़ा है तो रुपए के रेट को क्या हुआ है, रुपए का रेट तो कम हो गया है। ठीक है, क्योंकि अगर $1 पहले था 80 बराबर, अब $1 हो गया 85 बराबर, तो तुम समझो ना यार, रुपए का तो डिप्रिसिएशन ही हो गया ना। $1 को खरीदने के लिए पहले जहां लगते थे 80 रुपीज, अब वही $1 को खरीदने के लिए लग रहे हैं 85 रुपीज। ओके, so it has resulted into depreciation of domestic currency. Okay, now coming on to next thing, that is decrease in demand. Decrease in demand अगर होता है बेटा, अगर एग्जाम में इंक्रीज इन डिमांड पूछा जाए तो एक ग्राफ बनाना है और ये पूरा पैराग्राफ लिख के आना है जैसा लिखा हुआ है। अगेन वाई एक्सिस पर रेट ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज रेट, और एक्स एक्सिस पर डिमांड एंड सप्लाई इन डॉलर। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, उससे परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करें तो ओपी ओरिजिनल रेट, ओक्यू ओरिजिनल क्वांटिटी। अगर डिमांड कम हो जाती है तो बताओ डिमांड कर्व कहां शिफ्ट होएगा, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। D1 नया डिमांड कर्व है, नया वाला डिमांड कर्व और पुराना सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट E1। इनसे परपेंडिकुलर्स अगर ड्रॉप करते हैं बेटा तो ये P1 और Q1 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्राइस जैसा कि तुम देख सकते हो पहले से हो गई है कम, और क्वांटिटी भी जैसा तुम देख सकते हो पहले से हो गई है कम। प्राइस कम हुई है, प्राइस कम हुई है मतलब $1 जो पहले 80 रुपीज में आता था अब वो $1.75 में ही आ जाता है। मतलब प्राइस कम हुई है डॉलर की, रेट कम हुआ है डॉलर का, तो हमारी करेंसी तो एप्रिशिएट हो रही है।
पहले $1 को खरीदने के लिए हमको 80 रुपीज देने पड़ते थे, अब $1 को खरीदने के लिए केवल 75 रुपीज देने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो रहा है। एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, माइंडेड, सॉरी, एक्सचेंज रेट कम हो रहा है, लेकिन हमारी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। उल्टा रिलेशन ही चलेगा हमेशा। एक्सचेंज रेट अगर कम होता है तो डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट होती है, एक्सचेंज रेट अगर बढ़ता है तो डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिशिएट होती है। अगला वाला सिचुएशन है इंक्रीज इन सप्लाई। एक्सचेंज रेट अपन लेंगे ऑन वाई एक्सिस, डिमांड एंड सप्लाई इन डॉलर लेंगे ऑन एक्स एक्सिस। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, E is the point of equilibrium, OP ओरिजिनल प्राइस, OQ ओरिजिनल क्वांटिटी। अगर सप्लाई बढ़ गया, इफ देर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई, तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, नया इक्विलिब्रियम आएगा एट E1 जहां पे पुराना डिमांड कर्व और नया वाला सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेंगे। इससे बेटा परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करते हैं तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं P1 और Q1 पर। प्राइस पहले के कंपैरिजन में हो जाएगी कम और डिमांड मतलब क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। प्राइस किसकी कम हुई है, रेट किसका कम हुआ है बेटा, डॉलर का रेट कम हुआ है, तो सीधी बात है रुपया जो है वो एप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, डॉलर का रेट कम हुआ है लेकिन इट हैज रिजल्टेड इनटू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। लास्ट थिंग, लास्ट सिचुएशन, डिक्रीज इन सप्लाई। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, बेटा मेरे साथ एक ग्राफ आई होप तुम बना रहे हो, और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। E is the point of equilibrium, OP original price, OQ original quantity। अगर देर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई अगर कम हो जाता है तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होके हमारा नया इक्विलिब्रियम आएगा एट E1 जहां पर नया वाला सप्लाई कर्व और ओरिजिनल डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे यू कैन सी P1 नया प्राइस और Q1 नया क्वांटिटी है। प्राइस पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई है और क्वांटिटी पहले के कंपैरिजन में कम हो गई है। अगर मैं बोल रही हूँ प्राइस बढ़ गई है मतलब सीधी बात है एक्सचेंज रेट बढ़ा है, और अगर एक्सचेंज रेट बढ़ गया है तो इन दैट सिचुएशन हमारी डोमेस्टिक करेंसी हो रही है डेप्रिशिएट। ठीक है, दीज आर 4 सिचुएशंस जो एग्जाम में तुमसे पूछी जा सकती है, तो उसका ग्राफ और तुमको उसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी नोट्स बुक में देके रखा है। अब आते हैं बेटा अगले टॉपिक पर, वो है एप्रिसिएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का क्या मतलब है, अब तुम्हें पता है, एप्रिसिएशन मतलब एक्सचेंज रेट, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब होता है कि आपको अब कम रुपया चाहिए $1 खरीदने के लिए, मतलब सीधी बात है एक्सचेंज रेट कम हो रहा है तो ही आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। इट रेफर्स टू अ फॉल इन एक्सचेंज रेट एंड लेस रुपीज आर नीडेड टू बाय US डॉलर। आपकी करेंसी डेप्रिशिएट कब होती है, जब आपको ज्यादा रुपया चाहिए $1 खरीदने के लिए। ठीक है, मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, there is a rise in exchange rate and when more rupees are needed to buy a US dollar। causes क्या है, एप्रिसिएशन के कारण हो सकते हैं डिक्रीज इन डिमांड या फिर इंक्रीज इन सप्लाई। डिमांड का कम होना, अभी देखा यार अपन ने, डिमांड जब कम हो रही थी तो एप्रिसिएशन हो रहा था, या फिर सप्लाई जब बढ़ रहा था US डॉलर का तो एप्रिसिएशन हो रहा था।
और इसके कारण है इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर। फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर $1 70 बराबर है और $1 65 बराबर हो जाता है तो इन दैट केस फॉरेन एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट हो रहा है। पर एक्सचेंज रेट नहीं, डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। और अगर $1 पहले 70 बराबर था और अब $1 75 बराबर है तो एक्सचेंज रेट तो बढ़ रहा है यहाँ पे, लेकिन हमारी डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, रुपए की कीमत गिर रही है। अब एक छोटू सा टॉपिक है, डिवैल्यूएशन मतलब देखो दोनों ही चीज में डिवैल्यू हो रही है आपकी करेंसी या डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब आपकी करेंसी की वर्थ गिर रही है। आपकी करेंसी अगर गवर्नमेंट की वजह से गिरती है, गवर्नमेंट ने जानबूझकर आपकी करेंसी की वैल्यू गिराई है, तो उसे बोला जाएगा डिवैल्यूएशन। लेकिन अगर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से आपकी करेंसी की वर्थ गिरती है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, इन सब फैक्टर्स की वजह से यू नो डिप्रिसिएशन तो विल हैपन बिकॉज की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड है कम आपकी करेंसी की। अगर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से आपकी करेंसी का रेट गिरता है तो उसे बोला जाता है डिप्रिसिएशन। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन, और इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बेटा 3 नंबर में जनरली है ना ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, इंक्रीज इन डिमांड वाली सिचुएशन बता दो, डिक्रीज इन डिमांड वाली सिचुएशन बता दो, मतलब दिस टॉपिक कैन कम फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 मार्क्स। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत ही इजी टॉपिक्स है यार, मतलब मुझे तो नहीं लगता एग्जाम में आने भी चाहिए। इस चैप्टर में से अगर कुछ पूछा जाता है तो जनरली दे वुड बी ग्राफ, जो हमने अभी पिछले टॉपिक में देखे, और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सचेंज मार्केट और मैनेज फ्लोटिंग, उनमें से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। वाई इज फॉरेन एक्सचेंज नीडेड, फॉरेक्स की जरूरत क्यों पड़ती है? तुम ही सोच लो क्यों पड़ती है, क्यों इतना बहसबाजी, क्यों तुम्हें चाहिए डॉलर यूरो पाउंड्स, वाई यू नीड फॉरेन एक्सचेंज, और आरबीआई को ऐसी क्या जरूरत है कि उसे फॉरेक्स का पूरा भंडार मेंटेन करना पड़ता है, पूरा रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है? हमको हमारे इम्पोर्ट बिल पे करने के लिए पैसा चाहिए, हमको हमारी बोरोइंग्स जो हमने ले रखी थी उसको रीपे करने के लिए पैसा चाहिए, अगर तुमको बाहर घूमने जाना है, ठीक है, एज अ टूरिस्ट तुमको कुछ परचेजेस करनी है अब्रॉड से, तो तुमको पैसा चाहिए। दूसरी करेंसी के टर्म्स में यार कन्वर्जन तो कराना पड़ेगा ना यार, मतलब तुम्हारे पास तो रुपया है हाल फिलहाल, तुमको जाना पड़ेगा और वो करेंसी कन्वर्ट करवानी पड़ेगी, तो व्हाई यू नीड दैट फॉरेक्स? अगर तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो बाहर की कंट्रीज में तो तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। अगर तुमने बाहर के लोगों को हायर किया है और उनको पेमेंट करना है, उनको उनकी इनकम उनकी सैलरीज देनी है, तो हो सकता है इसलिए तुमको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। ये सारे कारण, ग्रांट्स या डोनेशंस देनी है तुम्हें बाहर, तो तुम्हें फॉरेक्स चाहिए। इन सब चीज़ों की वजह से फॉरेन एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहली चीज़ है इम्पोर्ट, जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड, तुम घूमने गए हो तुमको कुछ खरीदी करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है अब्रॉड, तुमने कोई लोन ले रखा था उसको तुम्हें रीपे करना है तो चाहिए, पेमेंट ऑफ इनकम, तुमने बाहर के लोगों को हायर करके रखा है उनको रीपे करना है तो चाहिए, तुमको कोई बाहर ग्रांट या डोनेशन देनी है तो भी चाहिए, और स्पेकुलेटिव गेन्स बनाने के लिए बहुत सारे लोग ना ट्रेडिंग करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होता है ना, तुम शेयर खरीदते बेचते हो ताकि तुम्हें प्रॉफिट हो पाए, सिमिलरली करेंसी मार्केट में भी ट्रेडिंग होता है विद एन इंटेंशन टू मेक प्रॉफिट। ओके, डॉलर महंगा होने वाला है, सस्ता होने वाला है, क्या रेट होगा उसका अकॉर्डिंगली लोग ट्रेडिंग करते हैं इस मार्केट में। कमोडिटी के साथ साथ करेंसी का भी मार्केट चलता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेटा बिल्कुल उल्टा करना है, यहाँ पे तुमने क्या देखा था, क्यों चाहिए फॉरेक्स? इंपोर्ट करने के लिए। सोर्स क्या है? एक्सपोर्ट। यहाँ पे डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड, और इधर है
डायरेक्ट परचेजेस बाय फॉरेनर्स, बाहर वाले आके जब हमारे यहाँ चीजें खरीदेंगे तो उनको रुपया चाहिए, या उनसे हमको फॉरेक्स मिलेगा। ओके। इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, हमको बाहर पैसा खर्च करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, बाहर वालों को अगर हमारे यहाँ पैसा लगाना है तो वो फॉरेक्स का इनफ्लो लाएंगे, हमारी कंट्री में इनफ्लो होगा दूसरी करेंसी का। यहाँ पे था रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपे करोगे लोन तो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा, और बोरोइंग लोगे तो फॉरेन एक्सचेंज अंदर आएगा। उधर था पेमेंट ऑफ इनकम, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है रिसीट ऑफ इनकम। बाहर की कोई कंपनी ने तुमको हायर किया हुआ है तो तुमको डॉलर टर्म्स में हो सकता है पेमेंट मिल रहा है। वहां था ग्रांट्स या डोनेशंस तुमने किए हैं बाहर, बाहर वाले अगर तुम्हें ग्रांट या डोनेशन हमारी कंट्री को दे रहे हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। बेटा ये 6 पॉइंट तुम शुरू के याद कर लो ना, कोई एक टॉपिक के भी, तो दूसरे टॉपिक के ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ओके। यहाँ पे था स्पेक्युलेटिव गेन, अब इस पॉइंट का ऑपोजिट नहीं किया है इन्होंने। यहाँ पर है रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, तुम्हारे कोई रिलेटिव्स बाहर रह रहे थे और वो तुम्हें यहाँ पर पैसा भेजते हैं, तो उसे कहा जाता है रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, बाहर वालों से पैसा आ गया। ओके। So these are all the reasons where you need foreign exchange and what are the sources of foreign exchange, वो भी हमने देख लिया, वो भी related points ही हैं। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा, रेमिटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम रिसीट ऑफ इनकम। रेमिटेंस का मतलब होता है एक तरफा ट्रांसफर, मैं बाहर रहती हूँ और मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं तो मैंने कुछ पैसे यहाँ पे भेज दिए, दैट इज रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड। एक तरफा पेमेंट है, एक तरफा ट्रांसफर है, इट इज नॉट रिसीट ऑफ इनकम। आप कुछ सर्विस दे रहे हो और उसके बदले में आपको कोई पैसा मिलता है तो उसे इनकम माना जाता है। बेटा ये और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दिस कैन कम इन एग्जाम फॉर अप टू 3 मार्क्स। मैनेज्ड फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग का क्या मतलब है? अगर आप फॉरेन एक्सचेंज को, करेंसी को खरीदते बेचते हो इन इंटरनेशनल मार्केट, when you purchase and sell foreign exchange in international market, कौन? आरबीआई बेटा, आरबीआई, अपन थोड़ी ना। जो फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक रखती है आरबीआई रखती है ना, बैंकिंग चैप्टर का ज्ञान है तो, राइट। आरबीआई मेंटेन्स कंप्लीट स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जो स्टॉक बेटा आरबीआई ने रखा हुआ है ना, अगर आरबीआई उसमें से कुछ डॉलर्स बेच रही है, डॉलर्स खरीद रही है इंटरनेशनल मार्केट में, ऐसा वो क्यों कर रही है? ताकि आपकी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में वो स्टेबिलिटी ला पाए। जो एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो इतने फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं, उसे स्टेबल करना चाहती है आरबीआई, और इसलिए वो करेंसी खरीद रही है, बेच रही है इन इंटरनेशनल मार्केट। तो दैट इज मैनेज फ्लोटिंग। इसे डर्टी फ्लोटिंग भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? डर्टी फ्लोटिंग भी बोला जाता है। ओके। एक होता है क्लीन फ्लोट, ये 1 नंबर में पूछ सकते हैं तुमसे कि क्लीन फ्लोट क्या होता है। क्लीन फ्लोट मतलब जहां पे आरबीआई इज नॉट इंटरफेयरिंग, बिल्कुल फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से रेट डिसाइड हो रहा है। लेकिन जहां पर भी आरबीआई इंटरफेयर करती है उसे बोला जाता है डर्टी फ्लोटिंग। ओके। नाउ अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाता है, $1 जहां 70 बराबर था, $1 77 बराबर हो गया, तुम समझ रहे हो प्रॉब्लम किसके लिए है? पहले $1 70 का था, अब $1 77 का हो गया। बेटा यहाँ पे है ना, इंपोर्टर को नुकसान हो रहा है, एक्सपोर्टर तो फायदे में है। अगर मैं $1000 का एक्सपोर्ट करके बैठी हूँ, पहले उस $1000 के बदले में मुझे मिल रहे थे 70 रुपीज पर डॉलर, मतलब 70,000 रुपये, मतलब मुझे रुपए मिलने वाले हैं ना, मतलब मुझे डॉलर मिलने वाले हैं। ठीक है, $1000 जैसे ही मिलेंगे मैं उसे कन्वर्ट करा रही हूँ, तो पहले मेरे को 70,000 ही मिलते कन्वर्ट होकर, लेकिन अब मुझे हर डॉलर पे 77 रुपीज मिलेंगे और मुझे 77,000 मिलेंगे।
तो एज एन एक्सपोर्टर मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है यार, इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट होना एक्सपोर्टर के लिए हमेशा फायदे में होता है। ओके, नुकसान किसे हो रहा है? इम्पोर्टर को, क्योंकि अगर मैं $1000 का इम्पोर्ट करके बैठी हूँ तो वो $1000 खरीदने के लिए मुझे पहले केवल 70,000 रुपए देने पड़ते थे। अब वो $1000 खरीदने के लिए मेरे को 77,000 रुपी देने पड़ेंगे। तो एज एन इम्पोर्टर मैं नुकसान में रहूंगी। इसको मैनेज करने का क्या तरीका है? इम्पोर्टर, देखो यार, कोई भी फ्लक्चुएशन, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बढ़िया है ना, इम्पोर्टर को नुकसान है, इम्पोर्ट होएगा ही नहीं। बड़ा, हमारे देश में इम्पोर्ट और ज्यादा है, एक्सपोर्ट और कम है। ठीक है, तो इम्पोर्ट और महंगा हो गया तो वो भी डेंजरस है। ओके, तो अल्टीमेटली कोई भी फ्लक्चुएशन, बहुत ज्यादा रेट बढ़ गया है, बहुत ज्यादा कम हो गया है, किसी भी डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो वो डेंजरस है। ठीक है, थोड़ा मिनिमम फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन कोई भी इकोनॉमी टॉलरेट नहीं कर पाएगी। या तो इम्पोर्टर को नुकसान होगा या एक्सपोर्टर को नुकसान होगा। ऐसी सिचुएशन में आरबीआई इंटरफेयर करेगी। $1 का रेट बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, और डॉलर इज बिकमिंग स्ट्रांग। डॉलर स्ट्रांग क्यों हो रहा होगा? क्योंकि उसकी डिमांड है ज्यादा। अगर उसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई है कम, क्या करेगी आरबीआई? आरबीआई सप्लाई बढ़ा देगी। आरबीआई विल स्टार्ट सेलिंग डॉलर इन इंटरनेशनल मार्केट। जो उसने अपना भंडार बना के रखा है, रिजर्व रखा है, उसमें से वो डॉलर बेचना स्टार्ट करेगी। और जैसे ही वो डॉलर बेचना स्टार्ट करेगी, इट विल increase supply of dollars in international market, और hence exchange rate stable हो जाएगा। अगर रिवर्स सिचुएशन 6 का हो गया है तो बेटा एक्सपोर्टर को नुकसान हो रहा है। ऐसे में तो जो डॉलर कन्वर्ट करवाने जाता तो 70,000 रुपीज मिल जाते, लेकिन अब मिल रहे हैं केवल 66,000 रुपीज। ओके, नाउ आरबीआई क्या करेगी? डॉलर वीक हो रहा है। डॉलर क्यों वीक हो रहा है? क्योंकि उसकी डिमांड है कम और सप्लाई है ज्यादा। अगर ऐसा है तो आरबीआई क्या करेगी? सप्लाई कम करना है। आरबीआई विल स्टार्ट परचेजिंग। सप्लाई तो देखो कम नहीं हो सकता, बेसिकली आरबीआई इज गोइंग टू इंक्रीज डिमांड। आरबीआई खरीदने लग जाएगी यूएस डॉलर फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। फाइनली डिमांड भी बढ़ जाएगी। डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगा और रेट ऑफ एक्सचेंज स्टेबल हो जाएगा। तो जब डॉलर स्ट्रांग होता है तब आरबीआई डॉलर बेचती है, और जब डॉलर वीक होने लग जाता है तो आरबीआई डॉलर खरीद लेती है। ओके, ये सारी चीजें की जाती है मेनली टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। मैनेज फ्लोटिंग अगर 3 मार्क में लिखने को आता है तो ये पूरा कंटेंट तुम्हें लिख कर आना है। I'm moving towards the last topic of this chapter, that is foreign exchange market. बेटा, एक ऐसा मार्केट जहां पर अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसीज में ट्रेड किया जाता है, उसे बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एक ऐसा मार्केट जहां पे अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसीज में ट्रेड होता है, उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के क्या फायदे, क्या फंक्शंस है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के? सबसे पहला फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन। बेटा, फॉरेक्स मार्केट मतलब समझ रहे हो? एक ऐसा मार्केट जहां पे बहुत सारी करेंसीज में ट्रेडिंग चल रही है। अब जब एक करेंसी को खरीदते हो, आप डॉलर खरीद खरीद के बैठ रहे हो, तुमको लग रहा है क्योंकि डॉलर बढ़ने वाला है, डॉलर स्ट्रांग होने वाला है शायद, इट रिजल्ट्स इनटू ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जो भी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, जो भी करेंसी या जो भी कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, उसकी करेंसी स्ट्रांग होती जा रही होगी, उसकी डिमांड बढ़ रही होगी इन इंटरनेशनल मार्केट, तो ऑटोमेटिकली लोग वो करेंसी खरीद रहे होंगे। और लोग वो करेंसी अगर खरीदते हैं
तो ऑटोमेटिकली उनके पास फॉरेक्स का इनफ्लो बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, मतलब परचेजिंग पावर ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अगर डॉलर स्ट्रांग है तो मैं भी डॉलर खरीद रही हूँ, अगर डॉलर में मुझे ग्रोथ दिखती है तो। ठीक है, तो अगर मैं डॉलर खरीदती हूँ तो उनके पास मेरी करेंसी जा रही है और मेरे पास डॉलर आ रहे हैं, राइट। तो इट हैज रिजल्टेड इनटू ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। दूसरा फंक्शन है क्रेडिट फंक्शन। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जिनमें आपको क्रेडिट दी जाती है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस पर। ठीक है, आप कुछ उधार ले सकते हो, यू कैन बी ग्रांटेड क्रेडिट ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शन। और इसीलिए ये दूसरा फायदा है जो फॉरेक्स मार्केट का होगा, दैट इज दिस मार्केट प्रोवाइड्स यू द बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट। और तीसरा है हेजिंग फंक्शन। हेज मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस। लॉस के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन मिलना कहलाता है हेजिंग। अब से फॉर एग्जांपल मेरे को $1 लाख मिलने वाले हैं 3 महीने बाद। मैंने कोई एक्सपोर्ट करके रखा है जिसका पेमेंट मुझे 3 महीने बाद मिलेगा। एज एन एक्सपोर्टर मुझे कुछ डर है क्या? ऑफ कोर्स मुझे डर है। से फॉर एग्जांपल अभी $1 84 बराबर है। मैं बड़ी खुश हूँ, वाह यार, मतलब इट्स अ वेरी गुड रेट। अगर मैं ये $1 लाख मार्केट में बेचने जाऊंगी तो मुझे 84 लाख रुपीस मिल जाएंगे। ओके, मुझे ये डर है कि यार 3 महीने बाद अगर मेरे को पेमेंट मिला और ये $1 केवल 80 रुपीस के बराबर रह गया तो मुझे 80 लाख ही मिलेंगे, तो मुझे 4 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो मैं मेरी ये रिस्क को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ फ्यूचर मार्केट में। मैं आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, मैं आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ कि मैं 3 महीने बाद आपको $1 लाख बेचूंगी इन ₹83। तो मैम ऐसा कोई क्यों करेगा? मतलब एक्चुअल में अगर डॉलर का रेट 84 की जगह 85 हो गया तब तो आपको फायदा है ना। मतलब इफ यू हैव टेकन दिस पोजिशन तो ये तो रिस्की भी है बेटा। कोई भी इंश्योरेंस ये सोच के नहीं लिया जाता है। गाड़ी का इंश्योरेंस अगर तुमने लिया है, व्हीकल इंश्योरेंस, तो ये सोच के लेते हैं क्या कि यार शिट यार इस साल तो गाड़ी चोरी नहीं हुई, राइट, या इस साल तो कुछ बड़ा खर्चा ही नहीं आया गाड़ी में, इंश्योरेंस का पैसा वेस्ट चला गया। ऐसा नहीं होता है। इट इज जस्ट अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस। क्योंकि बच्चों के दिमाग में आता है कि व्हाट इफ रेट बढ़ गया होता, 85 हो गया होता तो फिर तो आपको नुकसान हो गया। बेटा यहाँ पर मैं सिर्फ एक प्रोटेक्शन ले रही हूँ अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस। ओके, और अगर मैं कोई मेडिक्लेम लेके बैठी हूँ, कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है मैंने, अगर तुम्हें पता है वो टर्म पीरियड के लिए होता है कि हाँ 1 साल बाद फिर से आपको नया इंश्योरेंस लेना है। 1 साल में अगर बीमार नहीं पड़े तो दुख मनाते हो क्या कि शिट यार इस बार तो हॉस्पिटलाइज ही नहीं हुए तो हेल्थ इंश्योरेंस कुछ काम ही नहीं आया? ना ना, वो पैसा तुमको पता है गया, डूब गया, लेकिन दैट इज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस। कभी एडमिट होते और 1 लाख 2 लाख का खर्चा आ जाता तो वो छोटा सा प्रीमियम अमाउंट देना एक बेटर ऑप्शन है बजाय कि इतने ह्यूज एक्सपेंसेस उठाना ऑफ हॉस्पिटल। सिमिलरली हेज इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस। अब अगर लॉस नहीं होता है तो इसका दुख मनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके सॉरी बेयर विथ मी यार, my throat is badly infected. Now the last topic of this chapter, types of forex market. दो तरह के मार्केट चलते हैं बेटा, वन इज स्पॉट मार्केट, अनदर वन इज फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट मतलब जो मार्केट के बारे में शायद तुम जानते हो वो स्पॉट मार्केट ही है, जिसमें डेली बेसिस पे ट्रेडिंग होता है, कैश बेसिस पे सेटलमेंट होता है, इमीडिएट सेटलमेंट का मार्केट इज स्पॉट मार्केट। ठीक है, शेयर्स खरीदे तुमने हाथों हाथ पे कर दिया, दैट इज व्हाट इज स्पॉट मार्केट। ओके, फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट बेटा वो होता है
फॉरवर्ड मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन तो मतलब डील तो आज कर ली है, लेकिन सेटलमेंट होगा ऑन सम फ्यूचर डेट। मतलब से फॉर एग्जाम्पल जो मैंने पिछला एग्जाम्पल लिया था कि मुझे $1 लाख मिलने वाले हैं, है ना, और मुझे ये डर है कि यार अभी तो मुझे बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, $1 = 84 रुपीज, ठीक है, लेकिन अभी मुझे 3 महीने बाद डॉलर मिलेगा, तो मैं फॉरवर्ड मार्केट में जाके डील कर सकती हूँ आज ही। तो डील जिस रेट पे होती है उसे फ्यूचर रेट या फॉरवर्ड रेट बोला जाता है, फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज, कि $1 मैं आपको 3 महीना बाद 83 रुपीज में सेल करूंगी, क्योंकि मुझे ये रिस्क लग रही है कि यार डॉलर का रेट बढ़ा हुआ है, 3 महीने बाद ये रेट गिर ना जाए। उस रिस्क को बचाने के लिए जब मैं फॉरवर्ड मार्केट में ट्रेडिंग कर रही हूँ या डीलिंग कर रही हूँ, तो डील तो आज ही हो गई है, लेकिन इसका सेटलमेंट होगा जब मेरे को 3 महीना बाद डॉलर मिल जाएगा। ओके, सेटलमेंट होगा ऑन सम फ्यूचर डेट, ऐसे मार्केट को बोला जाता है फॉरवर्ड मार्केट। अब इसके क्या फायदे हैं? इट हेल्प्स इन मेकिंग स्पेक्यूलेटिव गेन्स। ये मार्केट आप यूज कर सकते हो आपके गेन्स के लिए भी। बहुत सारे लोग इस मार्केट को यूज करते हैं रेट डिफरेंस के बेसिस पर प्रॉफिट बनाने के लिए, या फिर इसको हेजिंग के लिए यूज किया जा सकता है, जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था उस बेसिस पे आप हेज कर सकते हो अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस। फॉरवर्ड मार्केट में स्पेक्यूलेटिव गेन भी होता है और हेजिंग भी हो सकता है। ओके, दो तरह के मार्केट, स्पॉट एंड फॉरवर्ड। तीन फंक्शन, ट्रांसफर, क्रेडिट और हेजिंग फंक्शन। एक ऐसा मार्केट जहां पे अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज ट्रेड की जाती हैं उसे बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसके साथ ये चैप्टर होता है खत्म। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट।